नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों को 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट सौंपेंगे। 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली पुलिस ने अवैध इमिग्रेशन रैकेट का किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार। दिल्ली में वोटर लिस्ट पर भाजपा और आप आमने सामने। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया फर्जी वोटों का मसीहा। संजय सिंह और उनकी पत्नी पर 1 से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम का फिर दिया सबूत। संजय सिंह का आरोपों से इनकार। पीएम मोदी ने की न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। कहा, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ। न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में एक हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की पुस्तक का विमोचन। कहा, कश्मीर के इतिहास को लेकर फैलाए गए मिथक। कहा, कश्मीर को लेकर हमने जो खोया उसे भी जल्द करेंगे हासिल। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार को मिलेगा देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। 3 कोच होंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैट्स का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र WTC का उद्घाटन करेंगे। सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास GPRA टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज्यादा जीर्ण शीर्ण क्वार्टरों को अत्याधुनिक वाणिज्यिक टावरों से बदलकर इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। इससे करीब 34 लाख वर्ग फीट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध हुआ है। आपको बता दें कि GPRA टाइप 2 क्वार्टर में 28 टावर शामिल हैं, जिनमें 2500 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं। इसमें आधुनिक सुविधाओं और स्थल का कुशल उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक भी इसमें शामिल है। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज के भवन की भी आधारशिला रखी जाएगी। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली बीजेपी की ओर से गुरुवार को एक नया चुनावी पोस्टर फर्जी वोटर्स से इश्क है जारी करके आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया, तो आप के संजय सिंह ने बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा। इसका भी बीजेपी ने स्वागत किया कि कम से कम इसी के बहाने सच्चाई तो सामने आ सकेगी। दिल्ली की वोटर लिस्ट, एक के बाद एक नया ट्विस्ट।
केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, संजय सिंह के खिलाफ भी फर्जीवाड़े के आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली बीजेपी की ओर से गुरुवार को एक नया चुनावी पोस्टर फर्जी वोटर्स से इश्क है जारी करके आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने 10 साल में खुद को फर्जी वोटों का मसीहा साबित कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के महापौर महेश कुमार ने अपनी पत्नी के 2 नाम से 2 वोट एक ही घर में बनवा रखे हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। पत्नी निर्वाचक का नाम निधि, ठीक है जी, पति का नाम महेश कुमार, F12 जो महेश कुमार का एड्रेस है, आयु 38, वुमेन। उसके बाद ममता, फोटो एक ही महिला की है, नाम बदल गया पत्नी का, पति वही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि संजय सिंह का दिल्ली और सुल्तानपुरी दोनों ही जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। बीजेपी का आरोप है कि संजय सिंह 2018 में जब राज्यसभा में गए थे उस वक्त के एफिडेविट में वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर है, लेकिन जब वह राज्यसभा के लिए शपथ पत्र दे रहे थे उस वक्त सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट में संजय सिंह और उनकी पत्नी का नाम था। इतना ही नहीं, संजय सिंह का साल 2024 में नई दिल्ली विधानसभा में वोट है और विकासपुरी विधानसभा में भी अपना वोट बनवा रखा है। बीजेपी के मुताबिक यह शर्मनाक है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले संजय सिंह खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक संजय सिंह की पत्नी श्रीमती अनीता सिंह के फर्जी वोट का खुलासा करने के बाद संजय सिंह ने आनन फानन में 30 दिसंबर को वोट शिफ्ट करने का आवेदन दिया। राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माता जी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। बीजेपी का कहना है कि 2 वोट बनवाना एक आपराधिक गतिविधि है और इसके लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को संजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन संजय सिंह का कहना है कि वो पहले ही नाम हटाने का आवेदन दे चुके हैं। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के चुनावी दंगल में फर्जी वोटर लिस्ट पर जंग छिड़ चुकी है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आवेदन को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। ताज़ा मामले में चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के बाद आवेदनों को फर्जी पाया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को 2 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आवेदन के संबंध में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO OP पांडे ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के SHO को शिकायत भेजी है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले 2 आवेदकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि सुरेश देवी और मधु नाम की 2 महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन के जरिए अनीता सिंह के आवासीय पते को लेकर झूठी जानकारी दी है और साथ ही चुनाव अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास किया है। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि आवेदकों के खिलाफ FIR दर्ज करें और पुलिस मामले की जांच करके अपराध में उनकी संलिप्तता की सीमा निर्धारित करे और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे। शिकायत में कहा गया है कि आवेदकों ने जानबूझकर गलत सूचना प्रदान की है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन किया है। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिन मुद्दों पर घेर रही है उनमें किसानों का मुद्दा भी प्रमुख है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई, तो आतिशी ने इन आरोपों को खारिज किया। दिल्ली में बीजेपी और आप में घमासान।
किसानों के मुद्दे पर संग्राम। बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार कर रही है किसानों की उपेक्षा। केंद्र की योजनाओं से दिल्ली वालों को दूर रखने का भी आरोप। चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का दिल्ली की जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूं। आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार द्वारा दिल्ली में लागू करने से रोका गया। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आज दिल्ली के किसान भाई बहन परेशान और चिंतित हैं। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की अनेक किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किए जाने से किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आपकी सरकार ने इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलके किसान के कल्याण की योजनाओं को नीचे लागू करना चाहिए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि जितना बुरा हाल किसानों का भाजपा के समय में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इस बीच दिल्ली के 7 सांसद लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर दिल्ली से जुड़े मुद्दे उनके जरिए प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और फिर शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बीजेपी सांसदों का कहना है कि मंत्रियों से उन्हें मदद का भरोसा मिला है, तो केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। तो उनका बाद मेट्रो जो है कालंदी से जैतपुर तक जाएगी। इसके लिए जितनी बजट की आवश्यकता सरकार को होगी उसका प्रोविजन कर दिया गया है। 65,000 करोड़ रुपए के काम हम भी कर रहे हैं और इन कामों में से 33,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं और बाकी 32,000 करोड़ के काम आने वाले 1 साल में हम पूरे करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की राजनीति की वजह से जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली की जनता को दूर रखा जा रहा है, इसका सीधा खामियाजा दिल्ली की आम जनता को मिल रहा है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अवैध घुसपैठियां भले ही देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए चिंता का विषय हों, लेकिन इस पर भी राजनीति जारी है। खास बात है कि कुछ विशेष राजनीतिक दल इन्हें वोट बैंक मानते हैं और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। फिलहाल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और इसी के साथ इससे जुड़ी सियासत भी गहराती जा रही है। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। अवैध बांग्लादेशियों के रैकेट का भी भंडाफोड़। घुसपैठियों की बत्ती गुल, लेकिन सियासत है फुल। दिल्ली में चुनावों की आहट के साथ ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज करने के लिए बांग्लादेश सेल को एक्टिव कर दिया है। इस सेल ने पिछले कुछ दिनों में ही दिल्ली के अलग अलग जिलों में अवैध रूप से रह रहे 50 से अधिक बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस डिपोर्ट किया है। गुरुवार को भी दक्षिणी दिल्ली जिले में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया और 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया। साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS ने ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट पकड़ा है, जिसमें कि हर पहलू पर जांच की गई है कि किस रूट से आते थे, कौन कौन एजेंट्स इनको लेके आते थे और कैसे ये इंडिया में रह रहे थे।
बांग्लादेश में इनका जो मेन मुखिया था उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने टारगेट पे लिया है। अनीस शेख जो है वो बांग्लादेश से, साथ ही साथ अनिमुर इस्लाम जो है वो ड्राइवर है, असम के बॉर्डर पर गाड़ी चलाता है, और आशीष मेहरा और मनमोहन जो थे, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो इनके आधार कार्ड का काम देखते थे। आधार कार्ड बना करके, पैन कार्ड बना करके इनको दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बसाने का काम करते थे। इस बीच लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज है। ताजा मामले में इंदिरा नगर इलाके में बनी अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम पर कथित अवैध बांग्लादेशियों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की है और शहर की मेयर ने इसे लेकर डीएम को चिट्ठी भी लिखी है। ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं। दिन में कूड़ा लेते हैं कॉलोनी से, शाम को चोरियां भी करते हैं। कई बार पकड़ में आ चुके हैं ये, और जिससे शहर को बड़ी समस्या है। इस विषय में मैंने पत्र लिखा है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला भले ही देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हो, लेकिन इसके पीछे छिपी वोट बैंक की सियासत इसे और पेचीदा बनाती है। दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी पर अवैध बांग्लादेशियों को प्रश्रय देने और उन्हें बसाने का खुला आरोप बीजेपी लगाती रही है। झारखंड में संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलने का मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने को कहा, तो पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के खातिर बसाने का आरोप पहले लेफ्ट और अब ममता सरकार पर लगता रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बीएसएफ पर ही घुसपैठियों को प्रश्रय देने का आरोप मढ़ दिया है। पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार को बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली सरकार बताते हुए उनसे माफी की मांग कर दी। हंसी आती है कि बंगाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए, और अभिषेक बनर्जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली की सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भले ही खुद को पाक साफ बता रही हो, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अवैध बांग्लादेशी अगर कुछ विशेष दलों के लिए वोट बैंक न होते तो आज ये समस्या इतनी गहरी न होती। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में मंदिर तोड़ने के आरोपों को फर्जी वाड़ा बताते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और पार्टी द्वारा सांप्रदायिक राजनीति की निंदा की है। एलजी सचिवालय ने उन दस्तावेजों को जारी किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को ध्वस्त करने की सिफारिश की थी। तत्कालीन गृह मंत्री मनीष सिसोदिया ने 9 मंदिरों को तोड़ने की धार्मिक समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इनमें से 7 मंदिर करावल नगर इलाके में और 2 न्यू उस्मानपुर इलाके में स्थित थे। इससे पहले 23 जून 2016 को तत्कालीन गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली के 8 मंदिरों को तोड़ने को मंजूरी दी थी। दिल्ली के स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे शिक्षकों के एक दल ने आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया से मुलाकात कर 22,000 गेस्ट टीचर्स की समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों को उनसे साझा किया। गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद योगेंद्र चंदोलिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा कर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर गेस्ट टीचर्स का भविष्य अंधकार में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि वो गेस्ट टीचर्स को लेकर दिल्ली सरकार के रवैये का मुद्दा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के संज्ञान में ला चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने गेस्ट टीचर्स को यकीन दिलाया कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनी तो गेस्ट टीचर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस के विमोचन के अवसर पर कहा कि कश्मीर कला, संस्कृति, आध्यात्म के जरिए पिछले 10,000 वर्षों से भारत की संस्कृति को पोषित कर रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप
कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने भूपेंद्र यादव को गुजरात, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल को बनाया गया है, जबकि बिहार के लिए मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव के साथ ही जिला स्तर पर पार्टी अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी संपन्न होगा। जनवरी के मध्य तक राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी अंतिम स्तर के भ्रम की शिकार हो गई हैं। मजूमदार ने सोशल मीडिया मंच पर ममता बनर्जी के साथ राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर कहा, राज्य की असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंतिम स्तर के भ्रम की शिकार हो गई हैं। सीमा पर निगरानी के लिए चौकियां स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध न कराने के बावजूद वो अवैध घुसपैठ के लिए सीमा सुरक्षा बल को दोषी ठहराती थीं। लेकिन अब आरोपों की सारी सीमाएं पार करते हुए उन्होंने अपने ही प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बनर्जी के अनुसार उनके प्रशासन के अक्षम जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक विदेशी अपराधियों को सीमा पार करने की अनुमति दे रहे हैं ताकि उनके पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मार सकें। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से सांसद ने सवाल उठाया, अब तक वो ऐसी घटनाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती थीं, मगर ममता बनर्जी के बयान में अचानक ये बदलाव क्यों आया? क्या वो ऐसे दावे करके अपनी पार्टी के लुटेरे और अपराधी प्रतिनिधियों के कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं? उन्होंने ये भी कहा, ममता बनर्जी, ये मत भूलिए कि बंगाल के लोगों ने आपकी धोखाधड़ी और चालाकी को समझ लिया है। आपने बंगाल की पवित्रता को कलंकित किया है। आपकी विदाई नजदीक ही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीएसएफ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर ममता बनर्जी का बयान बहुत ही शर्मनाक है। ये बहुत शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के संबंध क्या हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, आगे चल कर के ये संबंध कैसे रहेंगे, ये बहुत संवेदनशील विषय पर है और इस पर हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और कम से कम जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करती हैं, सीमाओं पर देश की सुरक्षा करती हैं और खतरों में जीती हैं, शहादत करती हैं, उनके बारे में तो कोई निहायत क्रूर व्यक्ति इस प्रकार की घटिया टिप्पणी कर सकता है। अगर यही उनकी वास्तव में टिप्पणी है तो मैं बहुत दुखी हूं और मैं कहूंगा कि बंगाल के लोगों को अपने चयन पर पुनः विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीएसएफ के खिलाफ दिए बयान की निंदा की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य की सीएम द्वारा बीएसएफ के खिलाफ ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना है। हमारे देश की बीएसएफ वालों के खिलाफ जिस तरीके के आरोप थोपा जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और वो भी बंगाल के एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से,
मुझे लगती है गैर जिम्मेदाराना एक टिप्पणी है। ये बचकानियां के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। हमें हमारे सुरक्षा बलों को सम्मान देना चाहिए और यहाँ हम देखते हैं सम्मान की बजाय, मदद की बजाय अपमान किया जा रहे हैं, लांछित किए जा रहे हैं। भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी को जिम्मेदार मानती हैं। यदि वो गृह मंत्री के रूप में राज्य के सुरक्षा तंत्र पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सकती हैं तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में बंगाल आतंकवादियों का गढ़ और आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बीएसएफ के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक संजीव कृष्ण सूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसके सूद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान अपना काम ठीक से कर रहे हैं और बीएसएफ जानबूझकर किसी भी घुसपैठिए को देश के अंदर आने की अनुमति नहीं देता है। मैं ममता बनर्जी साहिबा की इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। बीएसएफ अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही है और वो कभी भी किसी भी इन्फिल्ट्रेटर को डेलिबरेटली अंदर आने के लिए एनकरेज नहीं करती, ना आने देती है। अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेटर आता हुआ दिखता है, हमारी फौज बीएसएफ पूरी कार्रवाई करती है उसको रोकने के लिए। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नामों की घोषणा की गई है। प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ये देश में खेल के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने खेल से विश्व स्तर पर न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि अपनी कामयाबी से अपने अपने खेलों को देश में जड़ से मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाई। गुरुवार को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम रहा। गुकेश ने पिछले महीने 12 दिसंबर को शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। सिंगापुर में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता था। महज 18 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था, जबकि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इन खिलाड़ियों के अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें ज्योति याराजी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स से, नीतू मुक्केबाजी से, स्वीटी मुक्केबाजी से, वंतिका अग्रवाल शतरंज से, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक हॉकी से, संजय हॉकी से, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, रणबीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सुरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकाटोसेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुरुगेसेन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुसाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी और अमन कुश्ती से हैं। बड़ी बात यह है कि इन 32 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट्स हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण पर आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इन समुदायों को कैसे मिले, इस पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों को सामूहिकता के साथ काम करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये हमारा समुदाय जब सशक्त होगा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उनको बेहतर ढंग से हम कैसे दिला सकते हैं, आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों में कैसे दिला सकते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के अवसर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, उनके लिए कोचिंग के लिए केंद्र सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, स्व सहायता समूहों का गठन का दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता को भी इसमें जोड़ने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल असम के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अश्विनी वैष्णव असम में कनेक्टिविटी बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी न्यू लखीमपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर ट्रेन और तिनसुकिया नाहरलागुन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गुवाहाटी में तेतेलिया आरओबी का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीम्ड यूनिवर्सिटी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगी रोड स्थित टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा करने और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। पीएम जनमन योजना के तहत राजस्थान के एकमात्र चयनित 12 जिले में निवासरत शहरिया परिवारों को खासा लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत शहरिया परिवारों को पक्के आवास हेतु 2 लाख की राशि दी जा रही है। साथ ही 12 जिले में भूमिहीन आदिवासी परिवारों के लिए मॉडर्न विलेज भी बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के किशनगंज तहसील के बांसथूनी ग्राम पंचायत में ऐसे ही मॉडल विलेज में ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासी परिवारों ने आज अपने पक्के मकान में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर किशनगंज विधायक ललित मीणा और जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने लाभार्थी परिवारों को आवास की चाबियां और पट्टे वितरित किए। प्रधानमंत्री जनमन योजना से आवास मिलने के बाद कच्चे टापरियों में अपना गुजर बसर कर रहे शहरिया आदिवासी परिवारों को अब बेहद ही खुशी महसूस हो रही है। इन मॉडल विलेज में शहरिया परिवारों को पक्के आवास के साथ साथ बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि अब तक सबसे निचले तबके के ज़रूरतमंद इन लोगों को समाज के अन्य तबके जैसा ही सुविधा उपलब्ध हो सके, ताकि इनका जीवन स्तर सुधरने के साथ ही सामाजिक स्तर में भी सुधार आए। प्रधानमंत्री जनमन जो योजना है उसमें भारत में 12 जिला अग्रणी रहा है और भारत की जो पहली मॉडल कॉलोनी थी वो खटका गांव में 12 जिले में ही बनी थी। उसी कड़े में दूसरी कॉलोनी है जो किशनगंज, जो एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, उसमें इनिशिएटिव लेके यहाँ पे जो बीडीओ साहब हैं, जो सरपंच साहब हैं, इन लोगों ने मिल करके यहाँ पे एक बीड़ा उठाया था कि हम दूसरी मॉडल कॉलोनी बनाएंगे और उसमें जो आवास आज पूर्ण हो गए हैं उसमें हम अपने माननीय विधायक महोदय के साथ यहाँ पे उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो इनको देख के प्रोत्साहित होंगे और दूसरी जगह पर जा करके बसेंगे जहाँ पे उनको अलॉटमेंट किया जाएगा और फिर वो अपना पीएम आवास लेकर के अच्छे तरीके से अपना घर बनाएंगे। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि गरीब आदमी को उसका घर हो, उसकी छत हो, छत के साथ साथ उसको पानी की और लाइट की, रोड की सुविधा मिले, उसको चिकित्सा की सुविधा मिले, उसका सपना साकार हो रहा है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बांसथूनी में और इस 12 जिले में लगभग किशनगंज शाहबाद में हमारे 15,000 हम अभी घर उनको दे चुके हैं और लगभग 35,000 का हमारे यहाँ पर 12 जिले में और किशनगंज शाहबाद में टारगेट है। उसके अंतर्गत लाभार्थी के खाते में 2.5 लाख रुपए उसके खाते में दिए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग हमारे ग्राम पंचायत, हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्रों को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं।
कैबिनेट बैठक में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाने और डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार के द्वारा डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के फैसले का ओडिशा के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से सभी किसानों को लाभ होगा। पहले ना बहुत परेशानी आती थी, पानी टपकता था, बहुत बच्चों को परेशानी आती थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें लकड़ी गीली रहे तो चूल्हा नहीं जड़ा और टपरीन में रहता माँ पानी टपक बकर चूल्हा में टपक जे माँ रोटियां भी न मल सका। पहले कच्चा घर में रहे था, पानी टपक रोटी न बना चाहिए, सबकी मिल जाएगी, कॉलोनी आ गई ना जी। पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे तो उसमें पानी गिरता था। बहुत सब्सिडी दिया है, सार के लिए बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री के ऊपर सब फार्मर खुश है, जो पर मैट्रिक टन पर 3,500 रुपया सब्सिडी आया, इसीलिए सब फार्मर जो बहुत खुश है। प्रधानमंत्री कैबिनेट में जो डीएपी सार के लिए जो सब्सिडी दिया है 3,500 करके, इसलिए हर चाषी हम लोग बहुत खुश हुए। हमारा प्रधानमंत्री जी हमको डीएपी 50 किलो के लिए 1,300 रुपया किया है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार हूँ। कैबिनेट में पास किए हैं 50 केजी को 1,350 में डीएपी देने के लिए, उनके लिए हम आभारी व्यक्त हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देता हूं कि वो जो था डीएपी का जो 1,350 रुपया था पहले, वो भी 1,350 रुपया कंटिन्यू किया है, वो उसमें तो धन्यवाद है। और जो डीएपी का जो कंटिन्यू किया है उसमें हमारा जो फसल होता है ना, जो धान होता है, मूंग होता है, इसमें सबका लाभ होगा। और फसल में डीएपी जरूरत होता है, ऐसा फसल जो नहीं है जिसमें डीएपी लगता नहीं। केंद्र सरकार जो की है वो अच्छा किया है, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ। डिसीजन हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो कल ये सार के बारे में जो ये एक्सटेंशन किए, जो पिछला रेट लागू रहेगा, इसलिए हम लोग हमारे अंचलवासी बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री जी को अशेष धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नए साल में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार की साल की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों से जुड़ा हुआ अहम फैसला लिया गया। इसी क्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के कब्जे में मौजूद लगभग 8,600 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कैबिनेट में बहुत अच्छा विषय हुआ है। 8,400 हेक्टर जमीन जो किसानों की जमीन आकार पड़ित कहते हैं, उसको आज राहत दी हुई है और उसमें किसानों को बड़ा फायदा है। उसके बाद में ये सुरक्षा यंत्रणा जो है मंत्रालय की एकदम फुल प्रूफ हो, आने वाले जो नागरिक है उनको उसकी तकलीफ ना हो, उनकी अड़चन न हो यार, उनको आकर उनका काम आसानी से हो। इसलिए आज मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक आढावा बैठक ली थी और निश्चित रूप से ये सुरक्षा यंत्रणा फुल प्रूफ होगी और इसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इकोज ऑफ लाइट संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव आईएएस डॉक्टर राजेश अग्रवाल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में दृष्टिबाधित युवाओं ने संगीत की सुमधुर प्रस्तुति से समा बांधा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा कि दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित छात्रों के समुचित विकास के लिए शिक्षा और तकनीक का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे छात्र रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चला सकें। साथ ही आईएएस राजेश अग्रवाल ने कहा कि निजी संस्थानों में दृष्टिबाधित युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग लगातार प्रयासरत है। Blind community and low vision community, due to education, it is doing really well. और उसका श्रेय रुंगटा जी, कौल साहब और
इन लोगों को जाता है जिन्होंने 50-60 साल पहले की लड़ाई लड़ी। और अभी प्राइवेट कंपनियां भी बहुत नौकरियां दे रही हैं, पर उन सबसे जब मैं बात करता हूं तो उनकी एक फीडबैक है कि अपने को अब टेक्नोलॉजी, ईमेल, व्हाट्सएप, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे छोटी से छोटी जॉब भी है, चाहे कैशियर की जॉब है, रिटेल जॉब है, सेल्स पर्सन की जॉब है, उसको भी अब ईमेल, सॉफ्टवेयर, ये सब आना ज़रूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन का पहला समर्पण समारोह 4 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाग लेंगे। ये गौरवपूर्ण आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं जो कि अनाथ अथवा एकल अभिभावक की बेटियों को और दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण का भी साक्षी बनेगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय को पूर्णतः समर्पित एक एम्बुलेंस का अनावरण एवं कमेमोरेटिव वॉल्यूम ऑफ डोनर्स क्रॉनिकल 2024 का विमोचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह समेत फाउंडेशन के निदेशक मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाबी सिंगर और फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ की मुलाकात से कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम असमंजस में नजर आ रहा है। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद दोसांझ ने एक वीडियो जारी कर इसे यादगार मुलाकात बताया, लेकिन एक कलाकार की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कांग्रेस बेचैन नजर आई। सुरेंद्र राजपूत जैसे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर दोसांझ पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी से मिलते समय दिलजीत दोसांझ के काले कपड़े विरोध का प्रतीक हैं और दोसांझ ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर उनसे बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम न सिर्फ भ्रमित है बल्कि ये भी नहीं जानता है कि एक कलाकार की पीएम से मुलाकात की सहज घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने एजेंडे के लिए अभिनेताओं और कलाकारों को भी बांटने की कोशिश की है। भारत ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र वानुतु में पिछले महीने आए भयंकर भूकंप के बाद पीड़ितों की मदद के लिए तत्काल 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता वानुअतु की सरकार और जनता के साथ भारत की एकजुटता और दोस्ताना संबंधों का प्रतीक है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत भारत ने करीबी दोस्त और भागीदार के रूप में ये मदद की है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई तबाही के दौरान भारत वानुअतु के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। 17 दिसंबर 2024 को वानुअतु के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने बड़ी तबाही मचाई और जानमाल का नुकसान हुआ है। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए संतों के सर्वोच्च संगठन अखाड़ा परिषद ने भी महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, ताकि महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक हो बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छता की दृष्टि से भी एक प्रेरक बन सके। महाकुंभ 2025 को हरित कुंभ बनाने का संकल्प, प्लास्टिक मुक्त कुंभ 2025, स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, पर्यावरण युक्त महाकुंभ, देश भर में एक थैला एक थाली अभियान। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण रहित महाकुंभ बनाने के संकल्प के साथ देश भर में एक थैला एक थाली अभियान जारी है। इस अभियान के माध्यम से दान की गई थाली और थैली कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाएगी, ताकि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्लास्टिक के उपयोग से बचें। मेला क्षेत्र में कपड़े का थैला और भोजन के लिए स्टील की थाली का ही उपयोग करें। इससे गंगा की पावन तपोस्थली और गंगा को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। पूरे भारत से हम लोग, हर प्रदेश से, हर गांव से ये थैला थाली जनता के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है और उनके द्वारा यह हमारे प्रयागराज में आ रहा है।
महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का संगम नगरी आगमन शुरू हो चुका है। लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तीर्थयात्रियों का भी मानना है कि एक थैला एक थाली अभियान देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य स्वच्छ कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ की धारणा को साकार करने वाला है। 26 फरवरी तक इस अभियान को चलाया जाएगा और जितने लोग आएंगे प्रत्येक व्यक्ति को हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको एक थैला थाली दिया जाए और उनको ये समझाया जाए कि कैसे आप यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले कचरे को रोक सकते हैं। पूरे जो है महाकुंभ को, पूरे जो है गंगा मैया के नगर को, जो कि हमारा 45 दिनों तक जो है आयोजन चलेगा, इसको बिल्कुल स्वच्छ जो है बनाएं और अच्छे से बनाएं जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। थैला और थाली समस्त शिविरों में पहुँचाया जा चुका है और काफी शिविरों में पहुँचाना भी बाकी है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इतने लोगों के भोजन आदि से कई हजार टन प्लास्टिक कचरा मिलने की आशंका है। ऐसे में कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं को थाली और थैली वितरित किए जाने से जहां गंगा को स्वच्छ रखा जा सकेगा, वहीं कुंभ नगरी को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकेगा। इस तरह महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छता की दृष्टि से भी एक प्रेरक बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 813वां उर्स शुरू हो गया है। इस खास मौके पर 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर अजमेर शरीफ दरगाह में मज़ार पर चढ़ाई जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी ने 11वीं बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजी है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर पहुंचकर चादर पेश करेंगे। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर उनकी ओर से चढ़ाई जाने वाली चादर पेश की। ये भाव भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सद्भाव और करुणा के स्थायी संदेश के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। बात मौसम की करते हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय सर्द हवाओं की चपेट में है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैदानी इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ पारा लगातार नीचे जा रहा है। दूर दूर तक बर्फ, चारों ओर फैली बर्फ की चादर और जमे हुए झरने। जी हाँ, ये नज़ारा है कश्मीर घाटी का, जहां जोरदार ठंड पड़ रही है। वैसे तो पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर घाटी में ताज़ा बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। ताज़ा बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला पर्वत दर्रा दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद पिछले 4 दिनों से मुगल रोड बंद कर दी गई है और यातायात निलंबित कर दिया गया है। राज्य के कुपवाड़ा में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में ताज़ा हिमपात के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। भद्रवाह घाटी बर्फ से ढकी हुई दिखी। तापमान अभी भी हिमांक बिंदु से नीचे चल रहा है, जिससे चलते पानी के प्राकृतिक स्रोत भी जमे हुए नजर आए और पर्यटक प्रकृति के नजारों का लुत्फ उठाते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान की भी संभावना है। Currently there is a western disturbance. It is over Jammu and adjoining North Pakistan. This western disturbance is likely to give isolated snowfall activity mainly over the western Himalayan region today and tomorrow. We are also expecting maybe heavy snowfall as well as thunderstorm activity mainly over Jammu, Kashmir as well as Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। लाहौल स्पीति घाटी में बर्फ की मोटी चादर दिखी और क्षेत्र में तापमान में गिरावट जारी है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। दिल्ली, एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा किया और डीआरडीओ के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से संवाद किया। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को देश की स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीकों, सामग्री से सुसज्जित करने और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सराहा। 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर रक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि डीआरडीओ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया इस मामले में गतिरोध सुलझाने वाला नहीं दिख रहा है। पंजाब सरकार के अधिकारियों की ओर से मीडिया में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं मानो कोर्ट डल्लेवाल का अनशन तोड़वाना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने को लेकर है। वो मेडिकल सहायता लेते हुए भी अनशन जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार डल्लेवाल को समझाने में नाकाम रही है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है। भोजशाला मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। बेंच का कहना है कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला लंबित है, इसलिए सीजीआई के सामने इस मामले को रखना उचित होगा ताकि इससे जुड़े दूसरे मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की जा सके। आरिफ मोहम्मद खान ने आज पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको शपथ दिलाई। वो राज्य के 42वें राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ अन्य मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सनातन धर्म के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के रुख पर भी सवाल उठाए। इससे पहले मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म राजशाही और जातिवाद को वापस लाने के अलावा और कुछ नहीं है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी से असहमति जताई, जबकि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका समर्थन किया। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ मेले की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस बार कुंभ मेले में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आस्था की नगरी में डुबकी लगाने का अनुमान है। पूरे मेले को स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक नए अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का नाम एक थाली एक थैला स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की पावन तपोस्थली को और गंगा को दूषित होने से बचाना है। इस वक्त देश में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन असल में बीता हुआ साल सबसे गर्म साल घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि साल 1901 के बाद 2024 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक औसत वायुमंडलीय तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल भी पूर्वी, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जनवरी में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देश भर में न्यूनतम तापमान में 0.89 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 0.46 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की वृद्धि देखी गई है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। नए साल के पहले दिन अमेरिका कई हमलों का शिकार हो गया। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। एक हमले को तो आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना भी बताया जा रहा है और इसका संबंध अमेरिकी सेना और आतंकी संगठन ISIS से जुड़ रहा है। इन हमलों के बाद अमेरिका में खौफ का माहौल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति इन घटनाओं पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन घटनाओं पर दुख जताया है। नए साल के जश्न में सराबोर अमेरिका दहशत में है। कारण एक के बाद एक 3 शहरों में ताबड़तोड़ हमले। पहले न्यू ऑरलियंस शहर आतंक का शिकार हुआ, फिर कुछ घंटों के अंदर ही लास वेगास स्थित ट्रंप होटल के बाहर एक ट्रक में बड़ा धमाका, और फिर न्यूयॉर्क का नाइट क्लब अंधाधुंध गोलियों से लहूलुहान हुआ। न्यू ऑरलियंस में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को बेदर्दी से रौंदते हुए आगे बढ़ती गई। बेलगाम गाड़ी को भागते देख लोगों में भगदड़ सी मच गई। तभी पिकअप से भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया, लेकिन तब तक 15 लोग जान गंवा चुके थे।
जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घटनास्थल से लॉन्ग गन के अलावा 2 घरेलू बम और आईसिस का झंडा बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर की पहचान टेक्सास के रहने वाले शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है, जो आईएस प्रभावित बताया जा रहा है। हमलावर पूर्व सैनिक है और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुका है। वहीं ट्रंप होटल के टावर के बाहर साइबर ट्रक में हुए विस्फोट से चारों तरफ खौफ फैल गया। धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। एलन मस्क ने साइबर ट्रक और न्यू ऑरलियंस की घटना के तार जुड़े होने की आशंका जताई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इससे इनकार किया है। इस बीच न्यूयॉर्क का एक नाइट क्लब अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को हमले में 3 से 4 लोग शामिल होने का शक है। हालांकि घटना को फिलहाल आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका में एक के बाद एक हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ऑरलियंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए तार से तार जोड़ रही है। हमलों में आईएसआईएस की छाप अमेरिका के लिए चिंता की बात है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि ये एक नृशंस हमला है जो इस बात को रेखांकित करता है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट क्यों होना चाहिए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।